हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही ठीक है दोस्तों। आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा ठीक है दोस्त। और साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि ये सेट आपको डेली सुबह 6 बजे आपको डेली मिलता है ठीक है। तो और एक सेट जो है शाम को 7 बजे, यानी डेली आप लोग के लिए हम 2 सेट लाते हैं ठीक है दोस्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से ठीक है दोस्त। चलिए, और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आप लोगों की डिमांड है कि सर मैथ और रीजनिंग भी लाइए, तो जल्दी आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग में जो 40 क्वेश्चन जो छूट रहा है वो भी आएगा ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें, 1-2 दिन आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है कौन? तो याद रखिए, सबसे पहले कौन सा भाग अंकुरित होता है? तो वह जड़ होता है ठीक है। जड़ सबसे पहले क्या होता है? अंकुरित होता है ठीक है। तो चलिए आगे। समय 42 कहता है, मनुष्य में श्वेत रुधानुओं यानी जो श्वेत जो ब्लड होता है, श्वेत रक्त कण जो होते हैं, उसका जीवन काल आपको बताना है कितना होता है। तो याद रखिए ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10 से कम दिन। याद रखिएगा 10 सेकेंड। अब जब WBC की बात है तो याद रखिएगा WBC का जो आकार होता है, यानी WBC जो होता है वह RB से क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है ठीक है, याद रखिएगा। और संख्या की बात करें तो WBC 1 और RBC कितना होता है? 600। यानी कहने का मतलब हर 600 पे क्या हो? 600 RBC पे एक क्या होंगे? WBC होंगे। तो ये रेशियो में होता है। अगर आप लोग सुनेंगे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है? WBC की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी की वजह से क्या होता है? ब्लड में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो है परंपरागत स्रोत है ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? आपसे ये पूछा जाए तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उपवन जो सबसे पुराना है, और इसको सबसे पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था ठीक है, आई बस में। और सबसे पुरानी इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1936 को ठीक है, याद रखिएगा डेट भी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, तो किसको दर्ज करती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लुप्त प्राय पौधों और जानवरों को ये लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या करती है? दर्ज करती है ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो याद रखिए भृंग जो है एक सामाजिक कीट नहीं है। याद रखिएगा भृंग जो है एक सामाजिक कीट नहीं है। बाकी चींटियाँ, दीमक और मधुमक्खी जो एक सामाजिक कीट है। और साथ साथ एक केचुआ आता है, तो केचुआ को याद रखिए, केचुआ जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा बनाते, इससे वायु उसके अंदर क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं ठीक है, इस तरह समझिए ठीक है। तो केचुआ किसानों को क्या होता है? मित्र होता है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है, मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए कई विधियाँ प्रस्तावित की जाती है ठीक है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। तो याद इसका राइट आंसर जो है, देखिए प्रजनन की बात हो रहा है ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मच्छरदानी का प्रयोग है। मच्छरदानी जो प्रजनन को नहीं रोक सकता है ठीक है, याद रखिएगा ठीक से। भी काटने से हम लोग को सेव कर सकते, लेकिन ये प्रजनन को नहीं रोकता है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, देखिए वेग में परिवर्तन की बात करें v माइनस यू अपॉन टी ठीक है। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? तो उसको त्वरण बोलते हैं, याद रखिएगा। और त्वरण क्या होता है? एक सदिश राशि होता है ठीक है। और वेग भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। लेकिन चाल जो होता है, चाल ये होता है अदिश राशि ठीक है। अब रहा कि वेग, वेग किसको कहते हैं? वेग बोलते हैं हम किसको? विस्थापन। यानी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यानी वेग जो होता है, वेग जो होता है वो विस्थापन बाय समय होता है, याद रखिए। और अगर पूछा जाए चाल जो होता है तो दूरी बटा समय होता है, ये याद रखिएगा ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन 49 कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी, सुअर जो है जुगाली नहीं करता ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50। क्वेश्चन 50 कहता है, मिट्टी की नमी को
बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर जो होगा मल्चिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मल्चिंग कहते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन 51 कहता है डैश का वंश का नाम कुकुरबित्ता है। किसका नाम कुकुरबित्ता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कद्दू का। याद रखिए कद्दू का वंश नाम क्या है? कुकुरबित्ता। याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं की? इसमें बताना है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मिट्टी की विशेषताएं नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यह अकार्बनिक पदार्थों से बना। ये बिल्कुल बात क्या है? ये गलत है। तो आप पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है, तो आपका ए विशेषता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसके याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो याद रखिए कौन सा नियम है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम। याद रखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम। जहाँ क्या होता है एफ बराबर क्या होता है? जहाँ एफ बराबर क्या होता है? कैपिटल जी होता है। उसके बाद m1 m2 अब बाई क्या होता है? आर क्या हो गया? दोनों मास के बीच के डिस्टेंस हो गया। और जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा जिसका मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 पर पावर -11 होता है। ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55। डैश दे रखा एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसको एनाटॉमी बोला था। क्या बोला था? उसको एनाटॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है बंगाल टाइगर को वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया। देखिए बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब स्वीकार किया गया? तो ये आपको बताना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु यानी बंगाल टाइगर को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो साथ साथ ये भी याद रखिएगा अगर डॉल्फिन की पूछा जाए डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2009 में। याद रखिए 2000 यानी 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक दोस्त, साथ साथ अगर गंगा की बात किया जाए कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया तो भी याद रखिएगा 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। तो इतने फैक्ट आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जीवाणु के कारण होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं? इसमें से बताना है कौन सा जहरीला पौधा नहीं। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ड्रेसिना जो है जहरीला पौधा नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59। कहता है डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा तंत्रिका। तंत्रिका क्या है दोस्त? ये भाग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बिटुमिन का क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61। खाज यानी एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में किस भाग से है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्किन में होता है यानी त्वचा से रिलेटेड है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आज इसकी खाज यानी एक्जिमा जो होता है किससे होता है? तो याद रखिएगा ये कवक से होता है। किससे होता है दोस्त? ये कवक से होता है, भी याद रखिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए होगा जलाना। याद रखिए दोस्त जलाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त प्राणी नहीं? इसमें पूछा जा रहा है इसमें बताना है कौन सा इसमें शीत रक्त प्राणी नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर खरगोश जो है शीत रक्त प्राणी नहीं, बाकी मेढक शार्क मगरमच्छ सब क्या शीत रक्त प्राणी में आते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां आपसे पूछा जा रहा है कौन सा? ठीक है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा स्टेपीज और फीमर। याद रखिए ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर।
तो स्टेपिस क्या होता है, कान की हड्डी इसको बोल सकते हैं, आई हो जांग की हड्डी, ठीक है, यानी फीमर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मांस और अस्थि, यानी मांस और अस्थि को जब जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। और हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीगामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लीगामेंट्स, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ताली बजाना। याद रखिएगा, ताली बजाना। और अब रहा सवाल कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है मस्तिष्क में कहाँ होता है, तो याद रखिए मस्तिष्क का सबसे पीछे का ये भाग होता है। याद रखिए मस्तिष्क में सबसे कहाँ होता है, ये पीछे का भाग होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में कौन सी ठोस की विशेषता नहीं, इसमें बताना कौन सा इसमें ठोस की विशेषता नहीं, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जाता है, बिल्कुल बात ही गलत है। ये ठोस जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी संपीड़ित इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ गैस को ही क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, इसमें बताना कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं, तो याद रखिएगा आपका रतौंधी जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी रजनहीनता जिसको बोलते हैं, उसके बाद हीमोफीलिया बोलते हैं, वर्धानता बोलते हैं, सब आपका क्या है, अनुवांशिक रोग है, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 68। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डीएनए को क्या किया है, अलग किया। अब डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो भी याद रखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक होता है। याद रखिए हमने क्या बोला, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है अमाशय की पीएच मान। अब पीएच मान श्रेणी पूछा है कि क्या उसका रेंज कितना से कितना तक होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 1.5 से 2 है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या अम्लीय होता है, नहीं एसिड होता है, ठीक है दोस्त। याद रखिएगा इसके अंदर क्या, तो एसिड में कौन सा एसिड होता है, तो याद रखिए HCl होता है, ठीक है। और पूछा है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, तो HCl ही होता है। जितने भी एसिड होता है सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HCl ही होता है। ये हमारे बॉडी के स्टमक में क्या होता है, ये बनता है यानी अमाशय में, ठीक है दोस्त। और अमाशय में जो जठर रस होता है जिससे क्या बनता है, HCl बनता है। तो इतना फैक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्न में से किसका सही सुमेल है, इसे बताना कौन सा इसमें सही सुमेल नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। ये आपका बिल्कुल बात क्या है, गलत दे रखा है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का था टेटनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता था, और किस नाम से जाना था, याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा, लॉक जॉ के नाम से भी क्या होता है, ये जाना जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन करना है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा मुख, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, उसके बाद क्षुद्रांक, उसके बाद बृहद्रांत। याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपका बताना है 73। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर अंगूर में पाया जाता है और कच्चे आम में पाया जाता है, ठीक है। यानी सी इसका राइट आंसर होगा, यानी 3 और 4। याद रखिएगा नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और आंवला में भी वही पाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, तो यार उसको यांत्रिक ऊर्जा, जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का था आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो याद है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखिए क्वेश्चन में यहाँ पर 77 कहता है 1902 में सिताब दियारा बिहार में ये पड़ता है, किसका जन्म, चारों ऑप्शन से किनका जन्म जो हुआ सिताब दियारा बिहार में हुआ, तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण का हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ठीक है। और इनके पत्नी का नाम क्या, याद रखिए प्रभावती। याद रखिए पति का नाम क्या है, प्रभावती, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, आपको बताना है स्लेट जो किस प्रकार की चट्टान है, तो याद रखिएगा ये रूपांतरित चट्टान, याद रखिए कैसा है, किस तरह का है, तो रूपांतरित चट्टान है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। 79 का भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया, तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाए आपका बी हो जाएगा, बिहार और झारखंड जो है अभ्रक उत्पादन राज्य। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर, आपको बताना है कि किस नदी पे हीराकुंड है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी कहाँ, तो याद रखिए उड़ीसा में है। कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा में किस जिला में, तो याद रखिए सबलपुर जिला में। ठीक दोस्त, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो याद रखिए इसका 4800 मीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड से कहता है एक सतलज नदी पर जो बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्त, तो याद रखिए वो कहाँ है, पंजाब में। तो दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हीराकुंड बांध और भाखड़ा नागल बांध दोनों में। तो भाखड़ा नागल कहाँ है, तो पंजाब में, याद रखिएगा सतलज नदी पे है। और हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में। और किस नदी पे, तो महानदी पे। ठीक है दोस्त, चलिए एक होता है टिहरी बांध, ये टिहरी बांध, इससे भी लोग कन्फ्यूज है। टिहरी बांध का उत्तराखंड में किस नदी पे, तो भागीरथी नदी पे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। मध्यरात्रि का सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, तो याद रखें नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे जो किस महादेश में पड़ता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब रहा सवाल कि मध्यरात्रि का सूर्य को क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्यरात्रि के समय भी सूर्य दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या, इस देश को क्या कहा जाता है, मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए और जापान को क्या कहा जाता है, जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश, यानी सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, किस देश में होता है, तो याद रखिए जापान में होता है, ये याद रखिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्योंकि ये पूरी तरह से ये पूरब में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। अब रहा सवाल की कब की गई, तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1973 को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 कहता पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने, याद रखिए दयानंद सरस्वती ने। ठीक दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिए दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बे में आर्य समाज की स्थापना भी की थी, याद रखिएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, तो बम्बई में यानी मुंबई में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84। कहता है हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था, यानी हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था, याद रखिए हेनसांग जो है ये भारत आया था, याद रखिएगा दोस्त हेनसांग जो भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए कुंडग्राम में हुआ था। अब कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व। अगर पूछा जाए इनके पिता का नाम क्या था, तो याद इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है दोस्त, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। अगर माता का नाम पूछा त्रिशला, याद रखिएगा त्रिशला इनके माता का नाम था। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक थे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लुबनी में हुआ था। अब कब हुआ था, तो याद रखिए 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये लुबनी जो है अभी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो सुदोधन था, और उनके माता का नाम था महामाया। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्त, तो इतने फैक्ट याद रखें से बहुत सारे हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, और कहाँ दिया था, तो ये भी याद होगा आप लोग को, यानी सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था, तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 2003 में सम्मिलित किया गया था। तो अब रहा सवाल कि 2003 में जब सम्मिलित किया गया था तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिए 92 यानी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में मैथिली भाषा को 2003 में जोड़ा गया। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है जगदीशपुर यानी बिहार में पड़ता है कि कुंवर सिंह का संबंध था, आपको बताना है किससे संबंध था, तो याद रखिएगा
इसका राइट आंसर आपका ये होगा 1857 के विद्रोह से इनका संबंध था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 89। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो बताना है कि कितने बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो याद रखिए 3 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक दोस्त, चलिए और अभी अब मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है दोस्त, और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 का था सासाराम में किसका मकबरा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, याद रखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में। ठीक है, तो और शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 का था बिहार राज्य का पूर्ण गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 2000 में। याद रखिएगा 2000 में बिहार राज्य का पूर्ण गठन हुआ था। और इसी वक्त क्या होता है झारखंड जो है 2000 में यानी 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। और साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि बंगाल से अलग जो बिहार प्रांत बना था, प्रांत की बात, तो याद रखिएगा वह 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 93 का था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ तो आपको पता ही होगा कौन होगा, डॉल्फिन होगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो याद रखिए इसको कब राष्ट्रीय जीव घोषित किया? तो याद रखिए 2009 में। याद रखिए 2009 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 कहता है सन्यास सेन किस देश से संबंधित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 कहता है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त होता है, तो कब होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मुख्यतः यह शीतकालीन यानी ठंडे के मौसम में बारिश होती है। यहाँ पे 97 कहता है निम्नलिखित में कौन परवालों से निर्मित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा लक्षद्वीप जो है ये क्या है? परवालों से निर्मित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या? तो याद रखिए आंड्रेट द्वीप। याद रखिएगा आंड्रेट द्वीप कहाँ? तो ये लक्षद्वीप में है यानी लक्ष समूह में। ठीक है दोस्त, चलिए और लक्षद्वीप का पूछा है कि इसका राजधानी कहाँ? तो याद रखिए कवारती इसका क्या है? राजधानी। कवारती इसकी क्या है? राजधानी किसका? तो लक्षद्वीप का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 98 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? देखिए इसमें कौन जो भारत की सीमा को स्पर्श करता है देखा जाए तो अरब सागर भी करता है, बंगाल की खाड़ी भी करता है और हिंद महासागर भी। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? डी। आपको पता है बंगाल की खाड़ी किधर है? तो पूरब बोल सकते हैं। अरब सागर क्या है? आप ये बोल सकते हैं वेस्ट की तरफ, थोड़ा साउथ में भी है। पूरा का पूरा साउथ में कौन है? तो आपका हिंद महासागर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 कहता है क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि सहाद्री भाग कौन है इसमें? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक तरह से क्या होता है? सहाद्री घाट में आता है। अब रहा सवाल कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट विस्तार यानी फैला हुआ? तो याद रखिए इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल पश्चिमी घाट में आते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 100। छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है, आपको बताना है छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है कहाँ? ये सिर्फ ये झारखंड में ही है। याद रखिए छोटा नागपुर पठार कहाँ? ये झारखंड में ही है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ एक क्वेश्चन और कभी कभी बन जाता है कि मालवा का पठार कहाँ? तो याद रखिए ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में कह रहे निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिन वाला महीना होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जून। जून का महीना क्या होता है? सबसे लंबा दिन वाला होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा 102। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो बिल्कुल जी क्वेश्चन दे रखा है गंगा के तट पर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 103 कहता है भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करते भूमध्य रेखा जो ग्लोब को विभाजित करती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए होगा
क्षैतिजिक समान अर्धभाग, अगर इस तरह से अगर ग्लोब है तो इसको दो भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसको ये क्या होगा, भूमध्य रेखा जिसका अक्षांश कितना होता है 0 डिग्री होता है, ये पूरब से पश्चिम होता है। ठीक है दोस्त, ये होता है अक्षांश रेखा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए टोटल अक्षांश रेखा कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 104। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो याद रखिए इसका राइट सिंपल सा आंसर देना है, यानी गंगा जो बिहार से होकर बहती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ बिहार से, तो जाहिर से बात क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखिए ये 12 जिलों से होकर बहती है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा सवाल ये भी कि ये बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। ठीक दोस्त, और कुल लंबाई अगर पूछा जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। ठीक दोस्त, चलिए तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 106 कहता है सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आप 107। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। याद रखिए श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो याद रखिए उपयुक्त में से सभी ए बी सी, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 109 कहता है किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है? ये बताने किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम क्या उल्लेखित है? याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण बताना है कि बार बार जो बाढ़ आता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो मृदा प्रदन यानी मृदा मिट्टी को हटना हो गया, वन उन्मूलन मानी जंगलों का कटना, और नदी तल में गाद। कुल मिलाकर तीनों जो रीजन है ये क्या है, बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 कहता है संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा मौसिनराम। और मौसिनराम कहाँ? तो याद रखिए ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 112 का था बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 से 2007 के लिए प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध बैस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी फ्रांस। याद रखिए दोस्त, फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 114। द हेराम्बी फैक्टर किसने लिखी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, श्री गुरजीत सिंह ने लिखी है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 115 का था अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अबे। याद रखिएगा अबे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 116 कहता है फरवरी 2023 में भारत के पहले इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किससे किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स्विच EIV22 से किया गया। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कहता है सऊदी अरब 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा रेयाना बरनावी। याद रखिएगा रेयाना बरनावी। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू में सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा संपन्ना रमेश सेलार। याद रखिएगा दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119 कहता है 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 11,304। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 120 कहता है महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में
रजत पदक किसने जीता? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निशा दाहिया। याद रखिएगा दोस्त, निशा दाहिया। ठीक है दोस्त, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 80 MCQ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग का डिमांड है कि सर मैथ और रीजनिंग भी कराएं, तो जल्द आप लोग के लिए हम मैथ और रीजनिंग जो 40 क्वेश्चन जो बच रहा है उसको भी हम जल्द आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, बस पेशेंस बनाए रखें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा कि जो भी हम नोटिफिकेशन दे उसका आप लोग को आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।